अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर एकेडमी पर। नाउ हम जो हमारा नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं, नया बाब स्टार्ट कर रहे हैं, वो है फूलदार पौधों के साथ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा जिसमें हमने प्लांट्स की बात की। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्या देखा? हमने बात की है प्लांट्स के, हमने किंगडम प्लांटी की बात की है। अगर आपको याद होगा तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पहले हमने एनिमल किंगडम की बात किए थे। तो एनिमल किंगडम, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर अब हम बात वापस से कर रहे हैं प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में भी जो आखिरी हमारा टॉपिक था जिसको हमने कहा था एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उस एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर हमने कहा था कि वो कैसे होते हैं? फूलदार पौधे होते हैं। अब हम उनकी कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बाब नंबर 5, जिसको कहा जाता है फूलदार पौधों के साथ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म में हमने कहा था कि जो जिम्नोस्पर्म में हमने उनको कहा था, अगर याद होगा आपको, तो हम बरहाना पौधे कहते थे क्योंकि उनके पास जो होता है वो जो सीड बनता है, जो बीज बनता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, कोई कोट नहीं होता है, इसलिए हम उनको बरहाना कहते थे। अब यहाँ पर जो है एंजियोस्पर्म को, जिनके पास क्या होती थी? सीड होती थी, बीज, लेकिन उनको जो रखा जाता था वो एक स्पेशल शाफ्ट के जरिए रखा जाता था जिसको हम कहते थे फूल। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, उन एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म में होते हैं फूल। एंजियोस्पर्म में जो फूल है, उन फूलों के रंग और उनकी साख की वुसअत हमेशा एक दिल नशीन मंजर पेश करता है, यानी हमको खूबसूरत लगता है। बैरूनी साख के और रंग में बे इंतहा हमको क्या दिखाई देती है? गोनागोनी। गोनागोनी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी। तो याद रखिए, इंग्लिश का ये जो वर्ड है डाइवर्सिटी, तो हम कहते हैं ना गोनागो तहजीब, यानी बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी तहजीबें रहती है। तो इसी तरह से बहुत सारे, अगर आपको कलर दिख रहे हैं बहुत सारे, तो हम उसको कहते हैं डाइवर्सिटी, और उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है गोनागो। ठीक है ना? ये गुनागो तहजीब या डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इन पौधों का जो बुनियादी खाका है वो कैसा है? यकसा होता है। अब ये बुनियादी खाका क्या है? तो आप देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्म है, इन एंजियोस्पर्म में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? इस एंजियोस्पर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग साख्ते, अलग अलग हिस्से जो इनके जिस्म में मौजूद होते हैं। जैसे इनके पास होता है जड़, से इनके पास होता है तना, जैसे इनके पास क्या होते हैं? पत्ते, जैसे इनके पास होता है फूल, और लास्ट इनके पास क्या होता है? फल। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होंगे उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा रूट, उनके अंदर देखने को मिलेगा शूट, उनके अंदर देखने को मिलेगा लीफ, उनके अंदर देखने को मिलेगा आपको फ्लावर, और उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा फ्रूट्स। तो ये जितने भी एंजियोस्पर्म है जिनके पास अलग अलग तरह के फूल होते हैं, अलग अलग फूल होने के बावजूद भी इनकी जो साख्त है वो हमेशा एक ही दिखाई देगी। उस साख्त में क्या क्या होगा? उस साख्त में होगा जड़, तना, पत्ते, फूल और फल। ठीक है ना? जैसा मैंने कहा अभी कि हमने चैप्टर नंबर 2 और 3, बाब नंबर 2 और 3 देखा है। तो हमने कहा कि पौधों की क्या होती है? बैरूनी साख्त की बुनियाद पर और दूसरी खुसूसियत की बुनियाद पर। हमने बैरूनी साख्त की बुनियाद पे फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कैसा दिखता है, तो हमने कहा था अरिस्टो ने उनको डिवाइड किया, कार्लिनियस ने डिवाइड किया। फिर इसी तरह से बाद में कुछ आया, यानी विटेकर आया, उन्होंने और खुसूसियत किया। तो उस खुसूसियत की बुनियाद पर उनकी क्या हुई? दर्जा बंदी की गई। किसी भी कामयाब निजाम दर्जा बंदी के लिए या किसी भी पौधे को बेहतर तौर पर समझने के लिए जरूरी क्या है? तो जरूरी यह है कि हमें उनके कुछ हिस्सों की, उनके जितने भी हिस्से हैं, जैसा हम यहाँ कह रहे हैं हिस्से, जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, तो कुछ हिस्सों के मेयारी टेक्निकल नाम, यानी उनके जो नाम है या उनकी तारीफ का इल्म होना चाहिए। जड़ किसको कहते हैं, तना किसको कहते हैं, फूल किसको कहते हैं, फल किसको कहते हैं, इस तरह की बातें हमको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। फिर इसके अलावा पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मुमकिन वेरिएशन, यानी इनहेराफ या इख्तिलाफ या फर्क, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? यहां पर उन्होंने देखिए वेरिएशन को लिख दिया है उर्दू में। अब ये वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है फर्क। अब यहां पर
अच्छी उर्दू में क्या बोलता है, इनहराफ, यानी फसी उर्दू में क्या बोलेंगे, इनहराफ। तो हमको क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, इनहराफ देखने को मिलता है, फर्क देखने को मिलता है। मसलन जरूरत के मुताबिक क्या होता है, कुछ हिस्से तब्दील हो जाते हैं, तब्दील होकर कोई और शक्ल क्या कर लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं। इनका भी इल्म होना जरूरी है। जैसे आपको याद होगा जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे थे, तो टेरिडोफाइट्स में शायद कॉनिफर्स हमने पढ़ा था। उस कॉनिफर्स के अंदर हमने कहा था कि उनके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते सुई की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमको ये सारे हिस्सों की मालूमात होना चाहिए, उनका इल्म होना चाहिए, और फिर कब वो कहाँ पर अपनी शक्ल को तब्दील करते हैं, किस वजह से उनके अंदर तब्दीली आती है, किस जरूरत के तहत वो तब्दीली करते हैं, हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या इसका इल्म हमको होना चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि आमतौर पे जब आप ग्राउंड में खेल रहे हैं या कहीं पर आप पार्क में खेल रहे हैं, या आपको कोई चीज समझना है, तो आप जाके आम के दरख्त को नहीं तोड़ेंगे, आप पीपल के दरख्त को नहीं तोड़ेंगे। आप क्या करेंगे, आप उस गार्डन में अगर घास है तो उस घास को उखाड़ेंगे, और घास को जब आप उखाड़ते हैं तो थोड़ी देर आप उखाड़ के फेंकने से पहले कुछ देर के लिए आप उसको देखते हैं। आपको लगता है कि यार ये कितना खूबसूरत है, तो वो जो खूबसूरत दिखता है जिसको आपने बहुत आसानी से तोड़ दिया, उसको आप बोलते हैं झाड़ियां, या हम उसको लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, खुदरो, या हम उसको कहते हैं वीड्स, यानी जो खुद से उगकर आ गए। हमने उनको नहीं बोला था आने के लिए, वो खुद से उग के आ गए, उनको इन्वायरमेंट मिला। लेकिन उनकी जो वो जब वो उगते हैं तो वो बहुत कमजोर होते हैं, वो आसानी से क्या कर दिए जा सकते हैं, उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं। तो हम अक्सर इसका मुशाहिदा करें या करते हैं तो हमें मालूम होगा कि इनमें जड़, तना और पत्ते मौजूद होते हैं। इनमें क्या क्या मौजूद होते हैं, जड़ भी होते हैं, तना भी होते हैं, और इनके पत्ते भी मौजूद होते हैं। और हो भी सकता है कि उनमें फूल भी लगे और उनमें फल भी निकले हो। ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि जेरे जमीन हिस्से में जड़ का निजाम होता है, इसका मतलब ये है कि जहां से आपने उसको उखाड़ा था उसके नीचे अगर ये है, या वहां पर अगर ये खुद ही ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां से उन्होंने पानी वगैरह बहुत सारी चीजें हासिल की। इसका मतलब वहां जेरे जमीन में उन्होंने कुछ निजाम बनाया हुआ है, और वो जो निजाम होता है वो जड़ का निजाम होता है। इसी को हम कहते हैं हवाई, यानी ये जो निजाम होता है इसको कहा जाता है जड़ का निजाम, जो जमीन के अंदर होता है। और जो दूसरा निजाम होता है उसको कहते हैं हम हवाई हिस्से, जिसको हम कहते हैं तने का निजाम। तो दो तरह के निजाम हम अक्सर आप देखते हैं, एक तने वाला निजाम और एक जड़ वाला निजाम ना हो। तो ये बहुत बेसिक तारीफ के साथ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, और हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इन एंजियोस्पर्म में सबसे पहली जो बात हम करने वाले हैं वो है जड़। किसकी करने वाले हैं, जड़ की। कितनी तरह की यहाँ जड़ें होती है, कौन सी होती है, ये जड़ें किस तरह से काम करती है। ठीक है ना। तो पौधे के हिस्से की जिस तरह से अभी हमने बात की है ना, पौधे के हिस्से की अगर बात करें तो यहाँ पर बात हो रहा है रूट सिस्टम, यानी जमीन के नीचे की, यहाँ पर बात हो रही है रूट सिस्टम। ठीक है ना। हमेशा क्या होता है, हमने जो बात किए थे, हमने एक बात किए थे कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं मोनोकोटिलीडॉन, और दूसरे को हमने क्या कहा था, दूसरे को हमने कहा था डाइकोटिलीडॉन। मोनोकोटिलीडॉन, डाइकोटिलीडॉन। तो ज्यादातर दो तखम बर्गी या डाइकोटिलीडॉन, यानी दो बीज, दो सीड, दो तखम रखने वाले, दो एक दूसरे से जुड़े हुए जो बीज होते हैं, उन पौधों में हमको रेडिकल जो होता है, यानी वो जो हिस्सा होता है जहां से जड़ें आगे फूटने वाली है, रेडिकल लंबा होकर प्राइमरी यानी इब्तिदाई जड़ बनाता है। यानी वहां पर क्या होता है, रेडिकल मतलब आगे बढ़ने वाला। तो ये जो बीज है, इस बीज से यहां से इस तरह का हिस्सा बढ़ेगा, तो एक जो हिस्सा बढ़ेगा वो आगे चल के क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, जड़ बनाएगा। तो वो जब आगे बढ़ता है तो वो सबसे पहले क्या बनाएगा, प्राइमरी जड़ बनाता है, जो जमीन के अंदर नमू पाती है। जो कहां पर नमू पाती है, जमीन के अंदर नमू पाती है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस पर बगली लैटरल जड़ें निकलती है, उसके बाद उसके आजू बाजू से जड़ें निकलेंगी। एक जो रहेगा वो नीचे जाएगा, एक जो रहेगा वो नीचे जाएगा, और जो बाजू आजू बाजू इस तरह से निकल रही है वो सारी की सारी कौन रहेंगी, लैटरल जड़ें निकलती है, जिनको हम क्या कहते हैं, सानवी जड़ें, या जिसको हम क्या कहते हैं, तीसरी दर्जे की जड़ें, या हम उसको क्या कहते हैं,
टर्शियरी रूट्स। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप एक सीड को, एक बीज को जमीन में रखते हैं तो उस जमीन के अंदर जो बीज होता है उससे क्या होते हैं, वहां से रेडियल यानी रेडिकल जो होता है उससे एक पार्ट बड़ा होता है, वो सीधा सीधा आगे जाएगा। आगे जाने के मतलब ये है कि वो जमीन के अंदर जा रहा है, तो हम उसको कह रहे हैं जड़। फिर उस जड़ में वो जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा प्राइमरी जड़। उस प्राइमरी जड़ से जो आजू बाजू जो छोटी छोटी और जड़ें निकलेंगी, जो आजू बाजू निकलेंगी, उनको हम क्या कहते हैं, बगली जड़ें कहते हैं, या उनको हम क्या कहते हैं, लैटरल या टर्शियरी या सेकेंडरी जड़ें कहते हैं। फिर प्राइमरी जड़ें होती है और उन पर मौजूद जो शाखें यानी जो लैटरल जड़ है, असल जड़ निजाम क्या बनाते हैं, वो असल जड़ निजाम मिलकर बनाते हैं या टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे ना मतलब वो एक रूट, एक जड़ों का निजाम बनाएंगे। तो यहां पर याद रखना है कि असल जड़ निजाम या उसको क्या कहा जा रहा है, टैप रूट सिस्टम, या उसी को क्या कहा जा रहा है, टैप रूट सिस्टम। तो याद रखना है आपने किसको क्या बोला जा रहा है, टैप रूट सिस्टम या असल जड़ निजाम। और इसकी जो मिसाल है वो मिसाल आपको शक्ल 5.2a में बताया गया है, यानी ये वाली शक्ल, ये वाली जो शक्ल है ये क्या है, असल है यानी टैप रूट सिस्टम है। फिर ये तो बात होगी थी डाइकोटिलीडॉन की। अब बात किसकी होने वाली है, अब बात होने वाली है यक तखमबर्गी यानी मोनोकोटिलीडॉन। किसकी बात होने वाली है, मोनोकोटिलीडॉन। तो मोनोकोटिलीडॉन पौधों में जो प्राइमरी जड़ है यानी वो रेडिकल जो लंबा होगा, तो प्राइमरी जो जड़ है बहुत जल्द खत्म हो जाती है। प्राइमरी रेडिकल जो रहेगी वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और इनकी जगह बहुत सारी जड़ें ले लेती है। ये तने के सबसे निचले हिस्से से निकलते हैं और इनको धागेदार जड़ों का निजाम, इनको क्या कहा जाता है, धागेदार जड़ों का निजाम, या इनको क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या कहते हैं उनको, फाइब्रस रूट सिस्टम। यानी ये एक जड़ है और यहाँ पर बहुत सारी जड़ें निकली है। तो ये जो बहुत सारी जड़ें जब निकलती है तो ये किससे निकलती है, मोनोकोटिलीडॉन से। और यहाँ पर ये जड़ों का जो सिस्टम है इसको क्या कहा जाता है, फाइब्रस रूट। क्या कहा जाता है इनको, फाइब्रस रूट सिस्टम। मसलन गेहूं, इसका मतलब गेहूं ये किसकी एग्जाम्पल है, मोनोकोटिलीडॉन। फिर इसी तरह से अगर बात करें घास की और बरगद के बड़े बड़े जो पेड़ हैं, तो उनकी जो जड़ें हैं रेडिकल के बजाय पेड़ के दूसरे हिस्सों से निकलती है। रेडिकल के बजाय कहां से निकल रही है, पेड़ के दूसरे हिस्सों से। यानी यहां पर जो रूट निकली थी वो तने का जो एकदम आखिर जो डाइकोटिलीडॉन था उसके अंदर एक रेडिकल वाला पोर्शन था, वहां निकली थी। फिर यहां पर क्या हो रहा है, तने के नीचे से निकल रही एकदम आखिरी हिस्से से। अब यहां पर क्या हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग हिस्सों से क्या निकल रही है, रूट निकल रही है, जड़ें निकल रही है। और आपने इस तरह से जो बरगद का पेड़ होता है उसको देखा होगा। तो इस तरह की जो रूट निकलती है, जो जड़ें निकलती है, उसको क्या कहा जाता है, एडवेंटिशियस रूट जड़ें कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, एडवेंटिशियस जड़ें, या उनको क्या कहा जाता है, एडवेंटिशियस रूट। तो अलग अलग पार्ट्स के उनके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर जड़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, जड़ का असल काम क्या होता है, तो जड़ का असल काम होता है पानी और उसके साथ घुले हुए मादनियात यानी मिनरल्स। जड़ का असल काम क्या होता है, एक तो पानी है, दूसरा क्या है, घुले हुए मादनियात। इनको क्या करना है, जमीन से इंतजाब करना है, जमीन से उनको जज्ब करना है। और ग़िज़ा का इजमा, पौधे की जमीन से मजबूती से बांधने। एक तो काम क्या हो गया, इंतजाब। दूसरा ग़िज़ा का इजमा यानी ग़िज़ा को क्या करना है, जमा करना है अलग अलग लोकेशन से। तीसरा, पौधे को जमीन से क्या करना है, मजबूती से बांधे रखना है। आप खुद देखते हैं कि जो पौधे हैं वो किस वजह से ठहरे हुए, उसकी वजह कौन है, रूट है, उसकी वजह जड़ें हैं। और पौधे को ग्रोथ रेगुलेटर्स को बनाना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो जड़ें होती है वो जड़ें बनाती है ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये ग्रोथ रेगुलेटर कौन है, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स को यहां पर कहा जाता है हार्मोन।
क्या कहा जाता है इनको? हार्मोन्स। तो यहाँ पर हम इनको कहते हैं प्लांट हार्मोन। जिस तरह से एनिमल के अंदर हार्मोन होते हैं, इसी तरह से पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर हार्मोन होते हैं और उनको कहा जाता है ग्रोथ रेगुलेटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो एक ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसका नाम है ऑक्सीन। क्या नाम है उसका? ऑक्सीन। तो इस तरह से क्या होता है, जो जड़ें होती है, उन जड़ों की ग्रोथ जो होती है, वो जड़ों की ग्रोथ के लिए, उस ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो जड़ें होती है वो क्या बनाती है? ग्रोथ रेगुलेटर। तो जो जड़ों का काम है, जड़ों के काम में एक काम तो ये है कि पानी को जज्ब करना, मिनरल्स को जज्ब करना, जो ग़िज़ा अवेलेबल है अलग अलग शक्लों में उसको जमा करना, साथ ही साथ जो पौधा है, जो प्लांट है, उसको मजबूत सहारा देना। और इसी तरह से क्या है कि जो ग्रोथ रेगुलेटर है, जो केमिकल है, जो उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अफजाइश के लिए जरूरी है, उनको बनाना। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? ना, जड़ के कुछ हिस्से होते हैं, जड़ के कुछ हिस्से हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। जड़ के कुछ हिस्से होते हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। तो जड़ के पास कौन कौन से हिस्से होते हैं? तो जड़ के पास जो हिस्से होते हैं, तो जड़ का जो सिरा होता है एक टोपी की तरह होता है। जड़ का जो सिरा होता है एक टोपी की तरह होता है, यानी जमीन के अंदर जो सिरा होता है एक टोपी की तरह होता है। और ये जो टोपी नुमा साफ्त होती है जिसके थ्रू वो ढका हुआ होता है, उसको कहा जाता है रूट कैप। क्या कहा जाता है इसको? रूट कैप कहा जाता है। जब जो जड़ें हैं जब जमीन में बढ़ती है, तो रूट कैप जड़ की नर्म नोक की क्या करता है? हिफाजत करता है। ये वाली जो नोक है, ये वाली नोक कैसी है? उसकी नर्म है। इस नर्म नोक की हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी है? रूट कैप की है। रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मैरिस्टेमेटिक सरगर्मियों का हल्का होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है रीजन ऑफ मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये मैरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है, या ये खलिए कौन होते हैं, तो इनके मामले में बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इनको याद रखिए, हम इनको बार बार आगे पढ़ने वाले हैं। अब वो क्या है, तो इस हिस्से के जो खलिए हैं ये छोटे पतली दीवार वाले कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। दूसरा ये जो हिस्से होते हैं ये कैसे होते हैं? पतली दीवार वाले होते हैं। इसी तरह से इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ये कैसा होता है? गाढ़ा। इनके पास क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। तो याद रखिए कि ये जो होते हैं ये रूट कैप इनके पास होते हैं। इसके जो हिस्से होते हैं इनके पास जो खलिए होते हैं वो छोटे होते हैं, पतली दीवार वाले होते हैं, साथ ही गाढ़ा प्रोटोप्लाज्म वाले होते हैं। फिर ये खलिए क्या होते हैं? मुसलसिल तकसीम करते हैं। इसका मतलब ये जो सेल होते हैं इनके पास माइटोसिस होता है। कौन सा अमल होता है इनके पास? माइटोसिस का अमल इनके पास ज्यादा होता है। इससे अगले हिस्से के खलिए बहुत सरस से बड़े और लंबे होते जाते हैं। यानी जो ये है ये आगे आगे बढ़ेगा, ये पीछे पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो पिछला और अगला। तो अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, आगे जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा तो नया यानी रूट की जो हाइट है वो बढ़ते जाएगी। और इस रूट के हाइट में या रूट की हाइट के बढ़ने में जो सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है, वो सबसे अहम रोल कौन प्ले कर रहा है? वो सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर जो सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये मेरिस्टेमेटिक रीजन। कौन कर रहा है? ये मेरिस्टेमेटिक रीजन। फिर यहाँ पर एक और बात याद रखना है कि इस हल्के की जो लंबाई है, बढ़ाने वाले हल्के, यानी इसको क्या कहा जाता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या कहा जाता है इसको? दूसरे वर्ड में इसको क्या कहा जाता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन भी इसको कहते हैं। और इसके जो खलिए हैं ये बतदरीज तखसीस होकर पुख्ता होते जाते हैं। यानी इनके अंदर तखसीस यानी ये डिटर्मिनेशन इनके अंदर होता जाता है कि कौन क्या बनाएगा, कौन क्या काम करेगा। और इस डिटर्मिनेशन की वजह से, इस तखसीस के जरिए, तखसीस का मतलब क्या हो रहा है? स्पेसिफिकेशन।
हर एक को आपने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक काम दे दिया, एक मखसूस काम दे दिया। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि जैसा जैसा ये रूट आगे बढ़ेगा, इस रूट के पीछे वाले जो सेल है उनके भी अंदर माइटोसिस होगा, तो ये धीरे धीरे इसकी हाइट क्या होती रहेगी, बढ़ते रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनके अंदर स्पेसिफिकेशन होता रहेगा, तखसीस होते रहेंगी और वो मैच्योर हो जाएंगे, पुख्ता हो जाएंगे। लिहाजा इससे मुत्तसिल जो रीजन है, उस रीजन को क्या कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये जो इलांगेशन वाला रीजन है, उसके बाद जो रीजन है वो कौन सा है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहां पर समझो कि ये जो हिस्सा था वो यहां था, धीरे 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 वो आगे आता जा रहा है। तो जैसा जैसा ये रीजन आगे जा रहा है, तो इसके पीछे वाला जो रीजन है वो कौन है, रीजन ऑफ इलांगेशन। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बहुत फास्ट होगी, जिसकी वजह से सेल के नंबर बढ़ गए। फिर इसके पीछे वाला जो रीजन है वो कौन होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन हो रहा है। यहां से डिसाइड हो रहा है कि कौन कौन सी रूट निकलेंगी, लैटरल रूट बनेगी या नहीं बनेगी। फिर इस रीजन के एपिडर्मल खलिए बहुत नाजुक, धागेदार और लंबे अज्साम में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। एपिडर्मल मतलब इसके बाहर के जो सेल है, एपिडर्मस जो लेयर है, वो एपिडर्मस आगे चल के कुछ और नए तरीके, नए रूट्स बनाएंगी। वो धागेदार और लंबे अज्साम होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। और ये रूट हेयर जमीन से पानी और घुले हुए गैर नामियाती अज्जा को क्या करते हैं, जमा करते जाते हैं, जज्ब करते जाते हैं। तो ये एक बेसिक साख्त है रूट की, या रूट के अंदर जो रीजन है। तो यहाँ याद रखना है, रूट के अंदर कौन कौन से रीजन है। एक रीजन है जिसको हम रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, एक को कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, एक को कह रहे हो रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बातें समझ में आई होगी। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नाउ हमारा टाइम भी खत्म हुआ। हम इसके आगे की जितनी भी बातें हैं इंशाल्लाह कल हम इसको और देखेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को दोपहर में एक मैसेज करूंगा। अगर असर के बाद हमारी क्लास हो सकती है 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, तो इंशाल्लाह हम असर में भी आज क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।